नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज और अभी हम बात करेंगे भारतीय संविधान के ऊपर और भारतीय संविधान का भाग 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था भारतीय संविधान के भाग 1 के ऊपर, संघ और राज्य क्षेत्र के ऊपर। अभी हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 के ऊपर, जिसका विषय है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 2, देखिए भारतीय संविधान का भाग 2 जिसका विषय है नागरिकता। क्या है विषय? नागरिकता। देखिए भाग 2 जिसका विषय नागरिकता है, इसमें अनुच्छेद जो दे रखा है वो अनुच्छेद जो है 5 से लगाकर 11 तक है। इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद है 5 से लगाकर 11 तक अनुच्छेद दे रखा है भाग 2 के अंतर्गत, जिसका विषय है नागरिकता। चलिए तो हम लोग नागरिकता को पढ़ेंगे आज। तो इससे पहले अगर आप अपने पास पेन और कॉपी नहीं लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठे, ताकि जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो, तथ्य हो, उसे आप नोट करें और भारतीय संविधान के ऊपर एक जो है महत्वपूर्ण और जोरदार नोट्स तैयार करें, ताकि आपको आगे भी भविष्य में काम दे। और दूसरी बात, इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर को अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए बहरहाल हम बात कर रहे हैं भाग 2 के ऊपर, भारतीय संविधान के भाग 2 जिसका विषय है नागरिकता, जिसमें अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक दे रखा है। देखिए भाग 2 के बाद आप पढ़ेंगे भाग 3 जिसका विषय है मूल अधिकार। और मूल अधिकार में अनुच्छेद जो दे रखा है वह है 12 से लगाकर 35 तक। तो 12 से लगाकर 35 तक जो अनुच्छेद है मूल अधिकार में, उसमें से अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 कौन कौन सा? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये मौलिक अधिकार का ये अनुच्छेद जो है, ये अनुच्छेद के बारे में कहा गया है कि यह अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होगा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 किसको प्राप्त होगा? भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होगा। जैसे ही भारतीय नागरिक की बात आया तो यहां पर पढ़ेंगे कि नागरिक है कहते किसको है? नागरिक कहते किसको है? क्योंकि मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होगा। तो क्या है नागरिक? देखिए राज्य में निवास करने वाला प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो और वह राज्य तथा उसके संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता हो, उसे उस राज्य का नागरिक समझा जाएगा। क्लियर है बात? उसके बाद देखेंगे नागरिकता संबंधी प्रावधान, सिटीजनशिप प्रोविजन क्या दे रखा है संविधान में। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान की बात करें तो देखिए यहां पर जो अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक देखे हैं हम लोग भाग 2 में, उसमें से पहला 4 अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 5 से लगाकर 8 तक, ये जो पहला 4 अनुच्छेद है, इसमें नागरिकता के 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है। नागरिकों के 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 5 से लगाकर 8 में। उसके बाद अनुच्छेद 9 की बात करें तो वह करता है कि किसी देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यह बखान करता है अनुच्छेद 9। और फिर अगर अनुच्छेद 10 और 11 की बात करें तो अनुच्छेद 10 और 11 जो है संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह नागरिकता से संबंधित विधि को बना सकता है। नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार जो प्रदान करता है संसद को, वह अनुच्छेद 10 और 11। चलिए अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक को चर्चा और डिटेल से करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि अगर मान लिया जाए भारत एक कुछ संवैधानिक पद है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ऐसे जो संवैधानिक पद है
इस पद पर केवल और केवल भारतीय नागरिक ही आसीन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, साथ में राज्य विधान मंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। इसका अधिकार किसको है? केवल भारतीय नागरिकों को है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रत्येक अनुच्छेद के ऊपर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है, तो प्रत्येक अनुच्छेद को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 का। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? चूंकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, 5 से 8 तक 4 अनुच्छेद जो है नागरिक के 4 वर्गों का उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 5 जो है वो है अधिवास द्वारा नागरिकता। क्या है? अधिवास, अधिवास द्वारा नागरिकता, अधिवास द्वारा नागरिकता। ये क्या कहता है अनुच्छेद 5? देखिए अनुच्छेद 5 स्पष्ट तौर पर कहता है कि जो व्यक्ति भारत के संविधान बनने के समय से, भारत के संविधान के प्रारंभ से भारत में निवास कर रहा हो, वह व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। वह व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसके लिए उसे निम्न शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करना होगा। संविधान निर्माण के समय से, संविधान के प्रारंभ से भी अगर वह भारत में निवास कर रहा हो तो उसके लिए निम्नलिखित 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को फॉलो करना होगा। तो पहला शर्त बोलता है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो। वह भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो। दूसरा शर्त है, तीनों में से कोई एक शर्त को फॉलो करना है। दूसरा शर्त है उसके माता या पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिए हो। माता या पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिए हो तो भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। और तीसरा शर्त है कि वह संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पहले साधारण तौर पर भारत में निवास कर रहा हो। 5 वर्ष पहले, संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पहले भारत में साधारण तौर पर निवास कर रहा हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। तो तीनों शर्तों में से किसी एक शर्त को फॉलो करेगा तो वह व्यक्ति अधिवास के आधार पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 आर्टिकल जो 6 है उसमें बात करता है क्या? पाकिस्तान से प्रवर्जन। यहां बात करता है पाकिस्तान से प्रवर्जन करने वाले व्यक्ति को प्राप्त नागरिकता। पाकिस्तान से प्रवर्जन, यहां देखिए से है। अनुच्छेद 7 पढ़ेंगे तो कहेगा पाकिस्तान को प्रवर्जन, यहां से है। यानी कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहता है उसको किस कंडीशन में भारत का नागरिकता प्राप्त होगा उसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 6 में दे रखा है। देखिए इसमें क्या कहता है? कहता है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गए हों उनको यूं ही भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। परंतु जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हों उनको भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। क्या करवाना होगा? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तो ही उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये 2 बात क्लियर करता है अनुच्छेद 6। 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आ गए हो तो उन्हें यूं ही भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो तो उन्हें पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता प्रदान किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 है पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले, पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त नागरिकता।
पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त नागरिकता। इसमें क्या है कि जो व्यक्ति पहले भारत में रह रहा था वह चला गया पाकिस्तान और पुनः वह पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, तो वैसे व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान जो दे रखा है वह है अनुच्छेद 7 में। लेकिन अनुच्छेद 7 यह स्पष्ट तौर पर कहता है कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया है, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया है और वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 6 वाला 19 जुलाई 1948 के पहले ही भारत आए क्यों ना आए, उसको भी जो है पंजीकरण कराना होगा। यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान गया है तो उसके लिए अनुच्छेद 6 लागू नहीं होगा, उसको पंजीकरण करवाना ही होगा। वैसे व्यक्ति को पंजीकरण करवाना ही होगा और पंजीकरण करवाने के लिए कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही पंजीकरण होगा। 6 महीने भारत में रहने के बाद ही उसका पंजीकरण होगा। तो ये अनुच्छेद 7 था। अब देखते हैं अनुच्छेद 8। अगर अनुच्छेद 8 की बात करें तो अनुच्छेद 8 कहता है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को प्राप्त नागरिकता। क्या है? भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को प्राप्त नागरिकता। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को प्राप्त नागरिकता, जिसका जिक्र अनुच्छेद 18 करता है, यानी कि अप्रवासी भारतीय NRI के बारे में बात करता है। देखिए अनुच्छेद 8 यह स्पष्ट तौर पर कहता है कि जिस व्यक्ति का जन्म अथवा उसके माता या पिता, दादा या दादी या नाना या नानी में से किसी भी एक व्यक्ति का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में हुआ हो। भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में हुआ हो किसी एक व्यक्ति का जन्म, उस व्यक्ति का जन्म माता या पिता में से किसी एक का, दादा या दादी में से किसी एक का, या नाना या नानी में से किसी एक का जन्म अगर भारत शासन अधिनियम 1935 के परिभाषित भारत में हुआ हो, तो वह व्यक्ति अगर वर्तमान समय में साधारण तौर पर किसी देश में निवास कर रहा हो तो भी वह व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह अपने निवास के देशों में भारत के राजनयिक कार्यालय में राजनयिक प्रतिनिधियों के समक्ष नागरिकता संबंधी दस्तावेज जो है प्रस्तुत करता हो और नागरिकता संबंधी आवेदन देता हो, और वह राजनयिक कर्मचारी और वह राजनयिक प्रतिनिधि जो है उसके आवेदन को स्वीकार कर लेते हो या नागरिकता पंजीकरण स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। देखिए यहां पर जो बात की भारत शासन अधिनियम 1935 का जो बात की है, भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत, तो उस समय पाकिस्तान भी भारत में था, तो जो क्षेत्र बांग्लादेश भी भारत में था, तो जो क्षेत्र भारत में पड़ रहा था उस क्षेत्र में जन्म लेने वाले नाना नानी, दादा दादी या माता पिता में से कोई एक वहां के होंगे, तो उनके बच्चे को भारत का नागरिकता प्रदान किया जाएगा अनुच्छेद 8 के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं यहीं पर अनुच्छेद 9 का। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि अनुच्छेद 9 स्पष्ट तौर पर कहता है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता, भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह जो है प्रावधान अनुच्छेद 9 दे रखा है। चलिए
अब बच गया आपका 10 और 11, जिसके बारे में पढ़े हैं कि अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 जो है, ये दोनों अनुच्छेद संसद को शक्ति प्रदान करता है कि नागरिकता संबंधी विधि को बनाए। तो आप पढ़ते हैं, संसद द्वारा बनाया गया एक कानून, इसका नाम है नागरिकता अधिनियम 1955, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। देखिए, भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है ना। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारतीय संसद को नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। इसी के अंतर्गत वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया गया। हालांकि इस अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया। जब जब इस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा तो उसको बोलेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम। जिस वर्ष किया जाएगा उसको जोड़ देंगे। जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, तो उसको बोलेंगे। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में कई बार जो है संशोधन किया गया है। फिर भी अगर हम बात करें नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 का, तो इस अधिनियम के अनुसार जो है, इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता जो प्राप्त करने का तरीका है, सलीका जो है, वो 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। किसके अनुसार? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 प्रकार से नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है जन्म से नागरिकता। क्या है? जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता। नागरिकता। दूसरा तरीका है वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर। वंश के आधार पर। तीसरा है पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा। चौथा है देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण द्वारा। और पांचवा जो तरीका है नागरिकता प्राप्त करने का वह है विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। अर्जन द्वारा। ये 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है भारत का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जन्म से नागरिकता। नंबर 1 पर पढ़ेंगे जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता। देखिए, जन्म से नागरिकता की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। बट इसके 2 अपवाद हैं। इसके 2 अपवाद हैं। पहला है विदेश के राजनयिक कर्मचारी के बच्चे। विदेश के राजनयिक कर्मचारी के बच्चे जो भारत में जन्म लेते हैं उनको भारत का नागरिकता प्रदान नहीं किया जाएगा। और दूसरा है शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के उत्पन्न बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। तो जन्म से जो नागरिकता प्राप्त है उसमें 2 अपवाद आप देखें कि वैसे 2 व्यक्तियों के बच्चे को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। एक राजनयिक कर्मचारी के बच्चे और दूसरे शत्रुओं के बच्चे, उनको जो है भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, चाहे उनका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद ही क्यों ना हुआ हो। दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता। देखिए, ये दोनों में है वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर। ये सेकंड जो हम देखेंगे 1955 वाला जो अधिनियम था उसके अनुसार वंश के आधार पर जो नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान दे रखा है उसमें क्या है कि भारत के बाहर किसी अन्य देश में
26 जनवरी 1950 या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति, भारत से बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति भी भारत का नागरिक हो सकता है। देखिएगा, वंश के आधार पर कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भी भारत से बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। माता या पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो तो उस बच्चे को भी भारत का नागरिकता प्रदान किया जाएगा। यानी कि जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत के नागरिक होंगे तो ही उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। देखिए यहां पर जो माता देख रहे हैं, ये माता जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में जब इसका संशोधन किया गया तब माता को जोड़ा गया। पहले सिर्फ पिता ही था, 1992 से जोड़ दिया गया कि माता या पिता, माता भी अगर भारत की नागरिक हो उसके जन्म के समय तो वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। यह बात जो है 1992 में जोड़ा गया, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इस बात को जोड़ा गया कि माता भी अगर भारत की नागरिक होगी तो उस समय बच्चे के जन्म के समय तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर देखिएगा इसमें क्या कहा गया, 3 दिसंबर 2004 को क्या कह दिया गया। 3 दिसंबर 2004 में इसमें क्या जोड़ा गया, कहा गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति, 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारतीय राजनयिक कार्यालय में उसके जन्म से संबंधित कोई पंजीकरण नहीं करा दिया गया हो। जन्म के 1 वर्ष के अंदर अगर पंजीकरण नहीं करवाया गया हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। 3 दिसंबर 2004 के बाद से चाहे उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक ही क्यों न हो, अगर वह 1 वर्ष के अंदर भारत के राजनयिक कार्यालय में पंजीकरण नहीं करवाता है या केंद्र सरकार से सहमति नहीं लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यह कहा 3 दिसंबर 2004 के बाद। चलिए आगे देखते हैं पंजीकरण के आधार पर। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन। देखिए ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है परंतु वह पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। अगर भारत का नागरिक नहीं है तो वह पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। पंजीकरण कराने के लिए भारत में लगातार 5 से 7 वर्षों तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है किसके आधार पर, पंजीकरण के द्वारा। परंतु पंजीकरण कराने के लिए उसे कम से कम 5 से 7 वर्ष तक भारत में रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा तो ही वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है पंजीकरण के आधार पर। देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में भी हुआ था संशोधन नागरिकता अधिनियम में। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के पहले उपयुक्त निवास करने की जो अवधि थी वो मात्र 6 माह थी। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का जो प्रावधान था वो भारत में कम से कम 6 माह तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना था। बट जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 आया उसमें इस अवधि को बढ़ाकर कर दिया गया 5 से 7 साल तक कर दिया गया कि 5 से 7 साल तक जो व्यक्ति रहने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा उस व्यक्ति को ही भारत का नागरिक समझा जाएगा। देखिए अगर आप पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या करना होगा आपको। पहला है भारत में 5 से 7 साल तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
अगर आपको भारत की नागरिकता प्राप्त करना है पंजीकरण के आधार पर, तो पहला कंडीशन है कि आपको भारत में 5 से 7 साल तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। दूसरा है भारतीय नागरिक की पत्नियां आवेदन कर सकती है। तीसरा है प्रथम अनुसूची में शामिल देश के नागरिक, जौन जौन देश प्रथम अनुसूची में शामिल है उस देश के नागरिक जो है पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ये 3 तरीका है, ये 3 तरीका से जो है आप भारत का नागरिकता पंजीकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला है देशीयकरण द्वारा नागरिकता। चौथा है देशीयकरण द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए देशीयकरण द्वारा अगर बात करें तो किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन करने पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इसके लिए निम्नलिखित शर्त अनिवार्य है। अगर आप देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आवेदन देना होगा केंद्र सरकार के पास, भारत सरकार के पास, और इसके लिए शर्त जो है वो निम्नलिखित है। पहला शर्त है वह व्यक्ति ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां देशीयकरण के द्वारा भारतीय नागरिकों को नागरिकता लेने से रोका जाता है। मान लिया किसी ऐसा देश का नागरिक है जो देश जो है देशीयकरण द्वारा नागरिकता दिए जाने पर रोक लगाता हो, तो उस देश के नागरिक को देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान नहीं किया जाएगा। दूसरा शर्त, उसने अपने देश की नागरिकता का त्याग कर दिया हो और केंद्र सरकार को इस बात की सूचना दे दिया हो। तीसरा बात, संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। 22 भाषा का उल्लेख कहां संविधान में? 8वीं अनुसूची में है, 22 भाषा का उल्लेख किया गया है, और इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का उसे ज्ञान होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद चौथा शर्त क्या है? वह एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए। अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति, उसका कैरेक्टर भी क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। 5वां शर्त क्या है? वह आवेदन करने की तिथि से पहले कम से कम 1 वर्ष भारत में रहा हो। आप केंद्र सरकार को आवेदन करने जा रहे हैं देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो कम से कम 1 वर्ष तक भारत में आपको रहना होगा, और इसके लिए 12 वर्षों तक भारत में रहना होता है। फिर अगर प्राप्त हो जाएगा तो फिर कम से कम लगातार 12 वर्ष तक फिर भारत में आपको रहना होगा। परंतु केंद्र सरकार अगर चाहे तो इस अवधि को कम कर सकती है, घटा सकती है, इस अवधि को घटा सकती है। उसके बाद देखिए देशीयकरण के अधीन जो नागरिकता प्राप्त करने की शर्त है, उसमें छठा शर्त की बात करें तो अगर आपको देशीयकरण का प्रमाण पत्र मिल जाता है, तो देशीयकरण का प्रमाण पत्र मिलने के बाद आपको भारत में निवास करना होगा और भारत सरकार के सरकारी नौकरी भी आपको करने की इच्छा जाहिर करनी होगी कि हम भारत सरकार की नौकरी करना चाहते हैं, तो ही आपको देशीयकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये 6 शर्तें हैं। देखिए इसमें क्या है, ये 6 शर्तों में से अगर मान लिया जाए कोई ऐसा व्यक्ति है जो विज्ञान का विशेषज्ञ है, जो कला का विशेषज्ञ है, विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, और अगर विश्व शांति के क्षेत्र में हो और मानवीय प्रगति का कोई काम किया हो, तो वैसे व्यक्तियों के लिए जो ये शर्तें हैं 6 शर्त, उनमें से कुछ जो है छूट दी जा सकती है केंद्र सरकार की ओर से। किस तरह की बात की है? जो व्यक्ति विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य, मानवीय प्रगति और विश्व शांति के क्षेत्र में कुछ काम कर चुका हो, वैसे व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से देशीयकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता की शर्तों में कुछ छूट दी जा सकती है। चलिए 5वां बात करते हैं। 5वां बात है विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। विदेशी भूमि के अर्जन
द्वारा। देखिए, विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा अगर मान लिया जाए भारत के राज्य क्षेत्र में किसी अन्य राज्य क्षेत्र को शामिल कर लिया जाए, शामिल कैसे कर लेंगे भाई, किसी अन्य राज्य के क्षेत्र को शामिल कैसे कर लेंगे जीतकर? तो भारत के राज्य क्षेत्र में जब किसी अन्य राज्य क्षेत्र को शामिल कर लिया जाए तो उस राज्य क्षेत्र के व्यक्ति को भारत का नागरिकता प्रदान किया जाएगा। वो भी संसद निर्धारित करेगी, वो भी संसद इसका प्रावधान करेगी कि किन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान किया जाए और किन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान नहीं किया जाए। यानी कि विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा भी अगर नागरिकता प्रदान किया जा रहा है तो उसमें भी संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है। उसमें भी संसद अगर चाहे तो विदेशी भूमि के अर्जन वाले क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान नहीं भी कर सकती है। देखिएगा, विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा अगर बात करें कि हम लाहौर या कराची को जीत ले तो वहां के व्यक्ति को भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अगर भूत की बात करें, पहले की बात करें, पास्ट की बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन है? सिक्किम है। क्योंकि आपको बता चुके हैं कि सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो पहले एक स्वतंत्र देश था। 1974 में सिक्किम को भारत का एसोसिएट स्टेट यानी कि सहायक राज्य बनाया गया था और फिर 1975 में इसको भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया और वहां के सभी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई, जो कि विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा किया गया। तो ये 5 प्रकार से नागरिकता जो है आप प्राप्त किए। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं नागरिकता की समाप्ति कैसे की जाती है। नागरिकता की समाप्ति की बात करते हैं। नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति। देखिए, नागरिकता की समाप्ति की बात करना हो तो यहां पर अनुच्छेद 10 और 11 का चर्चा करना होगा। तो अनुच्छेद 10 की बात अगर करें कि क्या कहता है अनुच्छेद 10 और क्या कहता है अनुच्छेद 11, दोनों को संयुक्त रूप में तो हम लोग बात कर चुके हैं कि अनुच्छेद 10 और 11 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि संसद नागरिकता से संबंधित विधि बना सकता है। लेकिन अनुच्छेद 10 को अलग से पढ़ें हम तो अनुच्छेद 10 कहता है, अनुच्छेद 10 यह स्पष्ट तौर पर कहता है किसी भारतीय नागरिकों का नागरिकता का अधिकार संसद के द्वारा बनाए गए विधि के अलावा किसी भी अन्य विधि से उसे न तो छीना जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। क्लियर है बात? अनुच्छेद 10 कहता है किसी भारतीय नागरिकों को उनकी नागरिकता संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अलावा किसी भी अन्य विधि से न तो उसे समाप्त किया जा सकता है और न ही उसे छीना जा सकता है। यह कहता है अनुच्छेद 10। अगर बात करें अनुच्छेद 11 का तो अनुच्छेद 11 कहता है संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति संबंधी विधि बनाने का शक्ति प्रदान करता है। यानी कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति दोनों का विधि तैयार कौन करता है? अनुच्छेद 11। किस प्रकार से नागरिकता ग्रहण करेंगे और किस प्रकार से नागरिकता की समाप्ति होगी, ये दोनों का जो रूल विधि बनाती है वो संसद, यह प्रावधान जो दे रखा है, यह शक्ति जो दे रखा है संसद को, यह है अनुच्छेद 11। 10 में तो सिर्फ रोकता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा किसी अन्य विधि से नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है, ये 10 बोलता है। 11 जो है नागरिकता को प्राप्त करने की विधि और समाप्त करने की विधि बनाने की शक्ति संसद को प्रदान करता है। देखिएगा, तो अनुच्छेद 11 के अनुसार ही नागरिकता की समाप्ति की विधि पढ़ते हैं तो इसका भी जो विधि बनाया है संसद वो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा ही है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त किया जाता है। 3 प्रकार से नागरिकता जो है समाप्त किया जाता है। पहला है परित्याग द्वारा। पहला क्या है? परित्याग। परित्याग द्वारा कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से यह घोषणा करता है कि हम अपनी नागरिकता का त्याग करना चाहता हूं तो वह व्यक्ति नागरिकता त्याग कर सकता है।
परंतु इसके लिए शर्त क्या है कि इस प्रकार की घोषणा वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति भारत के अलावा किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त किया है। अब देखिएगा, अनुच्छेद 9 साफ तौर पर बोला है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और यहां पर वही बात बोलता है कि यह घोषणा वही व्यक्ति करेगा, परित्याग करने की घोषणा वही व्यक्ति करेगा जिस व्यक्ति को किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि मान लिया कि हमें किसी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं है और हम घोषणा करते हैं कि अब हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, तो ऐसा घोषणा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में मेरा काउंटिंग कहां का होगा, मैं किस देश का नागरिक हूं। हो सकता है कि मैं कुछ यहां पर क्राइम कर दूं। तो इसी कारण कहा गया है कि वही व्यक्ति इस तरह से नागरिकता का परित्याग करेगा, घोषणा करेगा जिसे किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त है। चलिए, दूसरा कंडीशन है दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है अपनी मर्जी से, तो उसे भारत की नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। यदि भारत का नागरिक अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार करता है, किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार करता है, तो उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता जो है स्वतः समाप्त मान ली जाएगी। भारत का वह नागरिक जिसने देशीयकरण या पंजीकरण द्वारा अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण की हो तथा वह स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसका भी नागरिकता जो है समाप्त कर दिया जाएगा। तो उस व्यक्ति की भी नागरिकता, भारत की नागरिकता जो है समाप्त मान ली जाएगी। तो ये नागरिकता परित्याग की दूसरी विधि थी। अब अगर नागरिकता की समाप्ति का अगर तीसरा विधि देखें तो है नागरिकता से वंचित किया जाना, जबरदस्ती हटाएंगे आप। तीसरा है नागरिकता से वंचित किया जाना। नागरिकता से वंचित किया जाना, देखिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है। 1955 का जो अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम, उस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकता है, किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकता है। इसके लिए भारत सरकार को एक आदेश जारी करना होता है। एक आदेश जारी करके किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकता है। लेकिन यहां पर देखिएगा, ऐसे भारतीय नागरिक जो पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता ग्रहण किए हैं, तो उस व्यक्ति की नागरिकता जो है केंद्र सरकार जो है समान परिस्थितियों में ही एक आदेश द्वारा रद्द कर सकती है, जो व्यक्ति पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त किया है। परंतु जो व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिकता ग्रहण किया है, तो ऐसे व्यक्ति का नागरिकता जो है समान परिस्थितियों में समाप्त केंद्र सरकार नहीं कर सकता है। इसके लिए कुछ शर्त है। देखिएगा क्या है कि केंद्र सरकार जो है किस किस आधार पर व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित कर सकता है, यानी कि उसका नागरिकता छीन सकता है। पहला है बेस, पहला आधार क्या है, वैसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा और आस्था न रखता हो। सोच लीजिए, जिस व्यक्ति को अपने संविधान के प्रति निष्ठा नहीं है, आस्था नहीं है, वह व्यक्ति को भारत का नागरिक कहना उचित नहीं है। वह व्यक्ति अपने आप को भारतीय कहता है, इंडियन कहता है, ये उचित नहीं है। अगर इस आधार पर केंद्र सरकार नागरिकता अगर छीन ले तो बहुत सारे व्यक्ति जो है अभी नागरिकता से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको संविधान के प्रति निष्ठा और संविधान के प्रति आस्था नहीं रखते हैं। दूसरा बेस, युद्ध के समय शत्रुओं को सहायता करने वाला व्यक्ति। अगर युद्ध हो रहा है और उस समय शत्रुओं को सहायता कर रहा है, तो उस व्यक्ति को भी केंद्र सरकार भारत की नागरिकता छीन सकती है। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रह रहा हो, तो वैसे व्यक्तियों को भी
केंद्र सरकार भारत की नागरिकता से वंचित कर सकती है। चौथा, देशीयकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर अगर कोई व्यक्ति को देशीयकरण या पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान किया गया है और प्रदान करने के 5 वर्ष के अंदर जो है किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष या अधिक की सजा सुना दी जाए उस व्यक्ति को, इसका मतलब कोई काम किया है तो उस व्यक्ति को भी जो है नागरिकता केंद्र सरकार समाप्त कर सकती है। 5वां बेस क्या है? किसी भारतीय नागरिक यानी किसी भारतीय नागरिक स्त्री पुरुष अगर किसी विदेशी स्त्री पुरुष यानी कि भारत की महिला किसी विदेश के पुरुष से विवाह कर लेती है या भारत का पुरुष किसी विदेश की महिला से विवाह कर लेता है तो उस कंडीशन में भी विवाह करने पर भी अगर केंद्र सरकार चाहे तो उसकी जो है नागरिकता समाप्त कर सकती है। और छठा है कि यदि कोई व्यक्ति कपट पूर्वक या अवैध रूप से भारत की नागरिकता प्राप्त की है तो उसकी नागरिकता भी केंद्र सरकार जो है समाप्त कर सकती है। तो ये हम लोग देख रहे हैं भाग 3 और भाग 3 में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों का चर्चा किए, किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है और किस प्रकार से नागरिकता समाप्त की जाती है उसके बारे में देखें। अब हम जो है भाग 3 के अंदर ही भाग 3 में ही नागरिकता में ही अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि प्रवासी भारतीयों के बारे में, एनआरआई के बारे में, पीआईओ के बारे में देखेंगे। जो हमारे देश के निवासी जो हैं वो भारत से बाहर रह रहे हैं उनके लिए नागरिकता संबंधी क्या क्या प्रावधान दे रखा है हमारे संविधान में, तो उसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, मूल अधिकार के बारे में भाग 3 में। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे और उस अनुच्छेद संबंधित क्या क्या गड़बड़ियां हुई है से अगर हम बात करें मूल अधिकार का अनुच्छेद 13 तो अनुच्छेद 13 से क्या प्रॉब्लम हुआ है संसद को, क्या प्रॉब्लम हुआ है राष्ट्रपति को, क्या प्रॉब्लम उठाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि एक एक वीडियो में एक एक अनुच्छेद ही हो, तो इसके लिए आपको भी तैयार रहना होगा। आपको ऐसा ना लगे कि एक इतना बड़ा वीडियो 20-30 मिनट का वीडियो देख रहे उसमें एक ही अनुच्छेद हो रहा है, 395 अनुच्छेद है, 395 वीडियो देखना होगा। तो जब हम आपके लिए ऐसा करने को तैयार हैं तो आपको तो सिर्फ पढ़ना है, आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में, अपलोड करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है हमें और काफ़ी जो है डाटा भी खर्च होता है अपलोड करने में। तो कम से कम आप लोगों को सिर्फ तो पढ़ाई करना है और पढ़ाई के साथ कुछ काम करना है। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइबर को बढ़ाना है ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।